Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Flamingo book class 12th chapter 6 Poets and Pancake. इसमें स्टूडेंट्स हम इसमें लास्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसमें फिनिश करेंगे और कंटिन्यू करेंगे जो हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। इससे पहले के जो दो पार्ट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको जो उससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए इम्पॉर्टेंट, वो उसकी सीरीज़ टेस्ट चाहिए, तो वो भी आप टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए स्टडी मटेरियल से लेके, वो सभी यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो भी अगर डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं और कांटेक्ट में रह सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड टू योर स्टडी, योर सिलेबस एंड क्वेश्चन आंसर नोट्स, वो सभी आपको अवेलेबल होंगे। चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा इन डिटेल जो हम हिंदी में डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ख़त्म हो, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समरी भी कंटिन्यू। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट हमने छोड़ा था, जो हमारा पॉइंट था, यही था कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। जो दो शो हुए थे, मतलब जो यहाँ पे आए थे, एक जॉनथम वैली का जो शो था उसका जो बैकग्राउंड था उसका सेम स्टेज पर इन्होंने वैसे ही तमिल प्ले में भी अपना सीन इस तरीके से लगाना सेटअप स्टार्ट करा जैसे कि जॉनथम वैली में वो सीन लगाया हुआ था। सेम इसी तरीके से अब आगे पढ़ेंगे कि इट वॉज सम ईयर लेटर, कुछ समय की बात है कि आई लर्न दैट MRA यानी जो रीआर्मामेंट आर्मी थी, मतलब जो मॉरल आर्मामेंट क्या थी, वो रीआर्मामेंट जो क्या नाम था MRA का, मतलब जो कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी। ठीक है, तो उसके जो जॉनथम वैली एक शो था, जो ये इन्होंने दो प्लेस शो करे थे ना, एक फॉरगेटन फैक्टर था, द फॉरगेटन फैक्टर, और एक जॉनथम वैली। तो ये बहुत ज़्यादा चला था, मद्रास में फेमस हुए थे इनके शोज़। खुद आपने भी देखा था कि जिमनी फैमिलीज़ के 600 लोग इसको देखते थे, इवन द और जितने भी वहाँ के लोग थे वो सब इसको देखना पसंद करते थे। और इसका जो बिल्कुल बैकग्राउंड था उसको अपने प्ले में उन्होंने दिखाना स्टार्ट करा। तो अब ये जो है मॉरल rearmamental army was a kind of counter movement of international communism, and big bosses of Madras like Mr. Watson simply played into their hands। तो जो ये एक काउंटर मूवमेंट पे था, मतलब जो जिस तरीके से वो आए थे और वो क्या थे, वो एक काउंटर मूवमेंट कर रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट में। यानी एक जो मूवमेंट चल रहा था कम्युनिज्म मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा जो लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस होते हैं और बिल्कुल उनके दिल में कोई भी क्या नहीं होती है, रहम नहीं होता है, और वहाँ पे क्या होता है, सभी रिसोर्सेज को एक साथ पूल करके और फिर इसको यूज़ किया जाता है, इकट्ठा करके सभी रिसोर्सेज को। तो दैट मीन्स जो वायलेंस को पसंद करने वाले लोग थे वो कम्युनिज्म वाले आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, पसंद करते थे। तो काउंटर यानी उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट चला रही थी ये जो रिआर्मामेंटल आर्मी थी। एंड द बिग बॉसेस, और जो मद्रास के बिग बॉसेस लाइक वॉसन है, वो सिंपली उनके हाथ के क्या बन गए थे, टॉयज़। और उन्होंने इनको यूज़ भी करा, इनके स्टूडियो को यूज़ करा इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। वो जो प्ले थे और जिस तरीके से वो एक मैसेज ड्रॉप कर रहे थे, तो दैट मीन्स वो क्या कर रहे थे, काउंटर कर रहे थे उस मूवमेंट को। किसके अगेंस्ट में, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते थे जो लोग, और जो कि क्योंकि वहाँ के जो स्टूडियो के लोग थे वो भी इस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे। तो मेन देखा जाए तो वॉसन को पता भी नहीं चला और उन्होंने इनको यूज़ भी किया, यानी प्ले इनटू देयर हैंड, यानी आप यूज़ भी हो जाओ, कोई आपको यूज़ करे
इस तरीके से, और उसे पता भी नहीं चला कि भाई वो क्यों आए थे और उनका क्या मोटिव था। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस केस इंडीड द दैट दिस वॉज इंडीड द केस। मुझे ये पक्का नहीं पता, यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, आई जहाँ भी आएगा स्टूडेंट दैट मीन्स वो क्या है, ऑथर है, यानी जो ऑथर हैं अशोकामित्रन वो कह रहे हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस, शायद मुझे पता भी नहीं है कि वो केस था भी नहीं। For the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises. Enterprises means होता है कि जो कोई वो काम कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि उनके काम पर जो कि MRA और जो बॉसेस थे उनका जो लिंक था वो सेम था, रिमेन द सेम, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा उसके बाद भी, जो वो प्ले करने के बाद गए थे तो सेम ऐसे ही एजिटेड रहा। उन अनचेंजेबल उनका बॉस का और उनका रिलेशन था MRA के जो ऑनर थे या जो उनके साथ उनकी जान पहचान थी, तो वो सेम रही एज़ यूजुअल। उसके बाद बोला है कि नो MRA इंटरनेशनल कम्युनिज्म, नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो MRA थे या MRA थे या इंटरनेशनल कम्युनिज्म से रिलेटेड करते थे। जो 200 पीपल थे, यानी जो उनके स्टूडियो में आर्मी आई थी 200 पीपल थे, और जिन्होंने विज़िट किया था 1952 में, और जिन्होंने क्या करा था स्टूडियो में वहाँ पे अपने 2 शो को प्ले करा था और जैसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो यहाँ पे द स्टाफ ऑफ जिमनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग टू द 100 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज साइज एट साइज, यानी कलर, अलग अलग तरह के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूज यानी एक लार्ज अमाउंट में, यानी कलर है, कलर एंड कॉम्प्लेक्शन, और साइज़ यानी एज, यहाँ पे अलग अलग कलर, अलग अलग एज के जो पीपल थे। लिस्ट 20 नेशनलिस्ट यानी अलग अलग कंट्रियों से आए थे जिनको जिमनी स्टूडियो में होस्ट किया गया था, और ये उनके लिए एक बहुत नाइस टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप विथ थिक लेयर ऑफ मेकअप एंड ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ऑलरेडी वो सेम वर्क करके थोड़ा सा उन्होंने कुछ अलग किया था, चेंज किया था, क्योंकि हमेशा वो एक ही काम करते थे, क्राउड होता था स्लैप करके, यानी थप करके फेस पे क्या तोपना था, पोत देना था बस मेकअप, और ऑफिस बॉय जो था स्पेशल उसका तो यही वर्क हुआ करता था। बट ये जो उन्होंने काम किया था, होस्ट किया था और वेलकम किया था रीआर्मामेंट आर्मी का, ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क था। मतलब एक इम्पॉर्टेंट उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये कुछ चेंज था। एंड अ फ्यू मंथ लेटर टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉस ऑफ मद्रास बज्ड एंड टू वन अगेन we at Jimny Studio clear a whole shooting stage to welcome another visitor। यानी कुछ महीनों के बाद फिर से टेलीफोन लाइन कनेक्ट हुई बिग बॉसेस की, यानी मद्रास के अंदर जितने भी बिग बॉसेस थे उनकी लाइन फिर से कनेक्ट हुई जिमनी स्टूडियो में। दोबारा फिर से किसी का वेलकम होने जा रहा था, कोई अनदर विजिट था जो आने वाला था, विजिटर था। जैसे कि पहले उन्होंने वेलकम किया था रीआर्मामेंटल आर्मी का, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का, अब कोई अनदर विजिट आने वाला था। ये फ़ोन से पता चला था, जैसे कि वीवी वॉसन थे जो यहाँ के मतलब ऑनर थे, ठीक है। तो एस एस वॉसन जो ऑनर थे, उनकी तरह और भी कुछ ऐसे बिग बॉसेस थे जो मद्रास के फेमस थे, उन सभी के पास इस तरीके का मैसेज आया था। एंड सेड दैट ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, और वो सब ये कह रहे थे, बात कर रहे थे कि इंग्लैंड से पोएट हैं जो आ रहे हैं। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपली जिमनी स्टाफ न्यू एंड हर्ड अ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। वैसे जो वहाँ के अभी तक किसी ने वहाँ के इंग्लैंड के पोएट्स के बारे में ज़्यादा कुछ सुन नहीं रखा था, और अगर वहाँ के कुछ लोग पोएट्स के बारे में जानते थे तो ये 2 ही नेम थे जो मोस्टली सब जानते थे कि अगर कोई पोएट आ रहा है जिमनी स्टूडियो में एज अ विजिटर तो कौन आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा तो जानते नहीं थे। मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ Keats, Shelley, Byron, and one too might have faintly come to know someone by the name Eliot। बहुत ही कम था जो इनके अलावा कोई और नेम जानता था, और शायद ही इलियट को कोई जानता था। तो यहाँ पे ये सब पोइट्स के नेम, इंग्लैंड के पोइट्स के नेम दिए हैं कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली कोई इनको जानता था, कोई दूसरों को जानता था, बट यही लोग थे मतलब बस।
हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जिमनी स्टूडियो नाउ, ये किसी को भी नहीं पता था कि जिमनी स्टूडियो में कौन सा पोएट आने वाला है, ये एक क्वेश्चन मार्क था। ही इज़ नॉट अ पोएट, उसमें से किसी ने बोला कि वो पोएट नहीं है, एडिटर होगा। दैट्स वाई द बॉस इज़ अ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसलिए तो जो एस एस वॉसन है वो उनका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एस एस वॉसन है वो तो एडिटर है, भाई तो एडिटर है तो कोई एडिटर ही आ रहा होगा ना। द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विक्तन, क्योंकि वॉसन जो थे वो एडिटर थे, जो तमिल के अंदर एक वीकली निकलती है, पीरियोडिकल निकलती है, उसका नाम है आनंद विक्तन। तो सीधी सी बात है, जो आ रहा है वो भी कौन होगा, वो भी एडिटर होगा। तो ये सब लोग वो सोच रहे थे कि ऐसा कोई एडिटर ही है। ही वॉजेंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, और उन्हें कोई भी ऐसे एडिटर का नाम नहीं पता चल रहा था जो ब्रिटिश पब्लिकेशन का हो और मद्रास के अंदर जो कि उनके नॉन में हो। ही इज़ दैट इज़ दोज नॉन एट जिमनी स्टूडियो, और जिमनी स्टूडियो में उसको शायद कोई जानता हो, किसका वेलकम हो रहा है, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट सभी एडिटरों को वो जानते थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टॉकिंग इन इनिशिएटिव, सबसे पहले जो टॉप पे है मैन ऑफ द हिंदू एक क्या है, न्यूज़पेपर का नेम है, उन्होंने इस चीज़ की इनिशिएटिव करी है। समराइज यानी गैस, वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली, यानी जो मेन जो इस चीज़ को लीड कर रहा है, जो इनिशिएटिव कर रहा है, सबसे पहले किसने करा, हिंदू न्यूज़पेपर ने। और वो गैस कर रहे थे कि ये शायद डेली न्यूज़पेपर का कोई एडिटर है जिसका वेलकम हो रहा है, या जो आएगा, जो विजिटर होगा। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन, लंदन टाइम्स, बट हाँ इन न्यूज़पेपर में से तो वो है ही नहीं, ये वो सोच रहे थे। चाहे वो हिंदू जो ने सबसे पहले पहल करी है उनको एज अ वेलकम करने के लिए, और वो एडिटर है दिल्ली का, यहाँ का हो सकता है। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, अपनी एक अम्यूज़ कर रहे थे, सोच रहे थे। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमंग ही अस न्यू, मतलब उनके कहने का मतलब है कि जितना भी उनको पता था उसमें से जो उन्होंने कंक्लूज़न निकाला वो अपने आप ही उस चीज़ को सरमाइज़ कर रहे थे, यानी गैस कर रहे थे, नहीं ऐसे है और ऐसे और वैसे है। एट लास्ट अराउंड फॉर इन द आफ्टरनून द पोएट अराइव्ड, लास्ट में इवनिंग के क्या थे, 4 बज रहे थे, तो पोएट आता है, जिसका जो एडिटर होता है, जिसका वेट कर रहे थे सब। एंड ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस, ऑफकोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, वो बिल्कुल इंग्लिश मैन लग रहा था, बिल्कुल सीरियस पर्सन लग रहा था, बहुत लंबा था, और वहाँ पे उसको कोई भी नहीं जानता था। बाटलिंग मीन्स होता है जैसे कि विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन, पेडेस्टल फैन मीन्स होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है एक लॉन्ग फैंस लगाए जाते हैं, स्टैंडिंग होते हैं, स्टैंडिंग फैन, उन्हें पेडेस्टल फैंस कहते हैं। तो जो वहाँ पे स्टेज पे था, ऑन द शूटिंग स्टेज जो था, जहाँ पे वो अपनी स्पीच देने के लिए आया था, तो वहाँ पे वो बाटलिंग कर रहा था, मतलब बाटलिंग विद हाफ अ डजन। बाटलिंग मीन्स होता है ओवरकम द एयर की जो साउंड था उसमें अपने साउंड को मतलब कवर अप करना। तो बाटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन ऑन द शूटिंग स्टेज, तो जो वो वहाँ पे द बॉस रेड, तो बॉस जो थे उन्होंने क्या स्टार्ट करा, जब इस पोएट वहाँ पे आए थे तो बॉस ने अपनी स्पीच देनी शुरू करी, आउट अ लॉन्ग स्पीच, एंड वहाँ पे उन्होंने उसको कवर करा। किस में कवर करा, जो बहुत सारा साउंड आ रहा था, किसका, फैन का, ठीक है, क्योंकि फैंस लगे हुए थे, तो उसमें उसने अपनी स्पीच दी, किसने, बॉस ने, यानी जो एस वॉसन थे, क्योंकि वेलकम तो उन्हीं को करना था। एंड ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट, साफ साफ पता चल रहा था उनकी स्पीच से कि उनको भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बहुत कम पता है। स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म वर्ड हेयर एंड हेयर, इट वॉज अ पेपर्ड विद द वर्ड्स लाइक अ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और वो अपने वर्ड्स में यहाँ वहाँ की बात ज़्यादा दिख रही थी। पेपर्ड यानी को इस यहाँ वहाँ मतलब छोटी छोटी चीज़ें स्प्रेड करना, जो चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा था उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड इन लार्ज नंबर। जो स्पीच दे रहे थे उसमें अलग अलग से कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो पेपर्ड विद वर्ड्स, जैसे कि हम किसी चीज़ में कोई छोटी छोटी चीज़ें क्या करें, मिक्सअप कर दें, तो वर्ड फ्रीडम और डेमोक्रेसी से पता चल रहा था कि हाँ वो कुछ चीज़ें पेपर्ड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। देन द पोएट स्पोक, और फिर उसके बाद पोएट की बारी आती है। ही कुडंट हैव एड्रेस द मोर डेज यानी कन्फ्यूज एंड साइलेंट ऑडियंस,
ही कुडंट हैव एड्रेस मोर डेज एंड, उन्होंने कभी शायद ऐसा कंफ्यूज और ऐसी साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस नहीं किया होगा जो कि आए थे विजिटर जो थे पोएट. नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हीज एक्सेंट डिफीट एनी अटेम्प्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज. जो वो कहना चाहते थे वो ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा था और वो समझा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका जो एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, क्योंकि बिल्कुल अलग था और वो ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा था. द होल थिंग्स लास्ट अबाउट एन आवर देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बफलमेंट. यानी हम कन्फ्यूज़न में ही रहे, बहुत ज़्यादा हम निराश थे इस चीज़ से, हमें समझ ही नहीं आया कि पोएट वहाँ से चला भी गया और वो क्यों आया था और क्या बोला था, क्या मकसद था, किसी को कुछ समझ नहीं आया. वट आर वी डूइंग, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. वो सब बोल रहे थे व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, और ये क्यों इस फिल्म स्टूडियो में आया था. विच मेक्स द मिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट शॉर्ट ऑफ पीपल, और यहाँ तो एक सिंपल लोगों के लिए सिंपल सी फिल्म बनती है, तो इस पोएट का यहाँ क्या लेना देना. लोगों को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैसे भी बहुत ज़्यादा वफल थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो उनको ये सारी चीज़ें क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी और अपने आप में ही क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं मिल रहे थे. एंड पीपल हुज लीव लिस्ट फॉर अफ्रॉड दैम, और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि भाई जो पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेट टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, और अपने आप को उस चीज़ में अफोर्ड कर पाना. बहुत कम लोग थे कि उस चीज़ में डेवलप कर पाए, इंग्लिश पोएट्री के टेस्ट में अपने आप को वो डेवलप कर पाते. तो ये चांसेस भी बहुत कम थे कि ठीक है चलो कोई पोएट आया है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आया, तो वो भी बहुत चांसेस कम थे. द पोएट लुक्ड प्रिटी वफल्ड टू, खुद जो पोएट था वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था. फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रेटी मीन्स होता है अनसुटेबल, वहाँ पे अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था. उसकी बातों से पता चल रहा था. ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल, जब वो अपनी बातों में अपना एक्सपीरियंस और अपना एफर्ट्स डाल रहा था इंग्लिश पोएट, तो वो उसको महसूस हो रहा था, अनकम्फर्ट सा लग रहा था, अनसुटेबल लग रहा था. एंड हीज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, और उसकी विजिट एक मिस्ट्री बन गई, रहस्य बन गया, जो कि समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या और ये क्यों आया है भाई. द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े राइटर होते हैं, प्रोज राइटर, शायद वो मुझसे एग्री ना हो, मुझसे एडमिट ना हो, बट माई कन्विक्शन यानी बिलीफ, यहाँ पे ऑथर जो हैं कौन है, जो अशोकामित्रन है, वो कहते हैं कि चाहे कोई मुझसे एडमिट हो ना हो, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरे अंदर दिन पे दिन ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती जा रही है डे आफ्टर डे, दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जेन्युइन. परस्यूट मीन्स होता है हॉबी होना, एक्टिव होना, जेन्युइन यानी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. कि जो प्रोज राइटिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उनका काम नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए, राइटिंग करने के लिए जो लेखक होते हैं उसको क्या चाहिए, एक पेशेंट चाहिए, परसिस्टेंट चाहिए, यानी एक जिसे कहते हैं कंटिन्यू एफर्ट चाहिए, एंड प्रिजर्वेरिंग चाहिए, यानी जो कंटिन्यू करे, वर्क करे, उसको ऐसा ना लगे कि कहीं से कोई जो एफर्ट है फेल होने के बाद भी वो कंटिन्यू करे, यानी उस चीज़ को हार्ड वर्क करे. एंड ड्रस्ड यानी लाइक कोई स्लेव होता है जिस तरीके से वर्क करता है, तो एक इंसान को इतनी बेइज्जती सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए, छोटे से छोटा वो काम कर सके. अगर किस में ये सब चीज़ें होती हैं तो वो मेरे ख्याल से जेन्युइन या एक ऑलरेडी जो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है वो बहुत ही कम इस चीज़ को करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एफर्ट का उसको हैबिचुअल नहीं होता है कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी वो नहीं देख पाता है. विद अ हर्ट श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, क्योंकि उसका जो दिल है कभी टूटा नहीं होता है, उसको क्या पता कि रिजेक्शन क्या होता है. डोंट मीन अ थिंग्स टू हिम, उसके लिए तो रिजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता. इंसान वही है जो अच्छा राइटर वो बन सकता है, प्रोज राइटिंग वो कर सकता है जिसने रिजेक्शन देखा हो, रिजेक्शन के बाद भी वो फ्रेश कॉपी लिखेगा और प्रोज पीस बनाएगा, मतलब दोबारा से तैयार करेगा. सेंड इट द अनदर एडिटर, अगर एक जगह फेल हो गया तो वो दूसरी जगह भेजेगा उसको पोस्टेज करके, यानी क्लोज करके फॉर द रिटर्न एड्रेस, यानी पोस्टेज उसमें रखी जाती है और रिटर्न एड्रेस डाला जाता है, ताकि जिसको पसंद ना आए वो उसमें पोस्टेज लगा के वापस भेज दे. और
तो और मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, जो राइटिंग होती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, बाय हैंड होती है। ऐसा नहीं है कि कॉपी करा पेस्ट करा और जी आपने भेज दिया। इट वॉज फॉर सच अ पीपल दैट हिंदू हैड पब्लिश अ टाइनी अनाउंसमेंट इन द सिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेड पेज, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ द काउंटर। और इन जैसे लोगों के लिए ही हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है, उसने अपने न्यूज़पेपर के एक छोटे से कॉर्नर में, इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर यानी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे इन इम्पॉर्टेंट पेज पर एक पब्लिश किया है कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट है, और वो ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा, यानी जो एनकाउंटर के जो पब्लिशर है, जो जिन्होंने एनकाउंटर लिखा है, तो उसके पीरियोडिक जो है, उसके जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है द एनकाउंटर, और द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है एनकाउंटर के थ्रू। एनकाउंटर क्या है? एक पीरियोडिकल का नेम है। उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को निकाला है। एनकाउंटर वॉजेंट नन कमोडिटी अमंग द जिमनी लिटरेटी। यहाँ पे बोला है एनकाउंटर वजन नहीं जानती है कम्युनिटी अमंग द जिमनी लिटरेटी। लिटरेटी मीन्स होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, अपने इस मतलब उनको इंटरेस्ट होता है लिटरेचर में, एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं और इनको इंटरेस्ट होता है। तो एनकाउंटर वॉज एन नॉन कम्युनिटी अमंग द जिमनी लिटरेटी। उनको इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता कि कितने जिमनी स्टूडियो में है या नहीं है। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया। यहाँ पे जो अशोका मित्र है उसे एक आइडिया आता है कि पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट मतलब कंसीडर करने चाहिए, कंसीडर एबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो कहते हैं कि इसको मैं पार्टिसिपेट लेने से पहले मैं इस पीरियोडिकल को पहले पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं उस मैन्यूस्क्रिप्ट में स्पेंड कर दूँ, पोस्टेज लगा दूँ, क्योंकि उसमें पैसे भेजने थे पोस्टेज के, और उसे अपने हाथों से लिख कर जब जाके वो वहाँ पे करना था। तो वो कहता है अशोका मित्रन के स्पेंड करने से अच्छा है कि मैं कंसीडर करूँगा कि इसके बारे में मैं सबसे पहले कुछ जान लूँ, कुछ आइडिया ले लूँ इस पीरियोडिकल के बारे में कि एक्चुअली में है क्या, और किस बारे में ये टेस्ट चल रहा है, और हमें क्या लिखना है। टू इंग्लैंड, क्योंकि उसे फिर इंग्लैंड भेजना था। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, वहाँ उस टाइम पे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, हैड एन एंट्रेंस विद अ नो long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into the forbidden area. Sneaking means होता है doing something in a secretive, जब कोई आप काम बहुत सीक्रेटली करते हैं। forbidden means होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको अलाउड ही नहीं होता है मूवमेंट करना या आना। तो उस टाइम पे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के एंट्रेंस में कोई भी ऐसा साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था जिसमें ये लिखा हो कि ये बैन एरिया है या आप यहाँ नहीं आ सकते हो, कि ऐसा आपको फील ना हो, इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया गया था। आप आ सकते थे मतलब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में विदाउट एनी कोई रिस्ट्रिक्शन। There were copies of the encounter lying about in the various degrees of freshness, almost अनटच बाय रीडर्स। वहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़ पड़ी थी, बिल्कुल फ्रेश पड़ी थी, और ऐसा लग रहा था पहले उन्हें किसी रीडर्स ने टच नहीं करी। व्हेन आई रेड द एडिटर नेम, जब मैंने उसमें एडिटर का नेम पढ़ा, जैसे जो एनकाउंटर था, बहुत सारी एनकाउंटर बुक वहाँ पे पड़ी थी, क्योंकि एनकाउंटर का जो मैगज़ीन है उसी के जो ब्रिटिश पीरियोडिकल थी द एनकाउंटर, उसी के को पब्लिश, मतलब उसी के वहाँ के उन्होंने उसको पब्लिश किया था, जो पब्लिशर थे, और वही एक कॉन्टेक्स्ट लिख रहे थे, और ये क्या थी? एक मैगज़ीन थी। तो इसको पढ़कर वो एक आइडिया लेना चाहते थे कि एक्चुअली में क्या है, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो बिल्कुल वो देखते हैं कि आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हर्ट। जब वो एडिटर का नाम एक्चुअली में देखते हैं कि एनकाउंटर किसने लिखा है, तो उनके दिल की धड़कन में क्या होती है? एक बेल रिंग करती है। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिट द जिमनी स्टूडियो। अरे ये तो वही पोएट हैं जो जिमनी स्टूडियो में आए थे। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड ड्रॉट आउट हिज एड्रेस। यहाँ पे बोला है कि जिस तरीके से अशोका मित्रन कहते हैं, मुझे ऐसे लगा जब मैंने उस उसका नाम पढ़ा एडिटर का, जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया हो, और मैंने फिर एक गाना गाया, एंड आई सील द एनवेलप एंड रॉट आउट हिज एड्रेस। और फिर उसने एनवेलप को क्या करा? सील करा, स्टोरी लिखी और उसका एड्रेस देखा, रॉट आउट हिज एड्रेस, और जो लिखा हुआ एड्रेस था उसको देखा और एनवेलप का सील किया। ठीक है, उसमें फिर उसने ये सब करा स्टोरी, क्योंकि वो क्या करने आया था?
मेन चीज़ था कि नॉलेज लेने आया था, ये किस चीज़ के ऊपर कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। एंड आई सैंग, उसने फिर गाना गाया और उसको ऐसा फील हो रहा था टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, यानी वो भी जब मतलब जो एनकाउंटर का एडिटर है उसने भी जब इस चीज़ को देखा होगा तो उसको भी ये रियलाइज़ होगा सेम टाइम पे, वो भी खुश होगा। और जब वो सील खोलेगा, मतलब जो स्टोरी अभी लिखकर वो कंपटीशन के लिए भेजा है, उसने एनवेलप तैयार करा है, सील करा एनवेलप और एक कहानी लिखी है उसमें भेज दी है, एड्रेस लिख दिया है, तो जब वो वहाँ पे खोलेगा एडिटर तो उसको भी ये रियलाइज़ होगा, वो खुश होगा और क्या करेगा, वो भी गाना गाएगा। तो यहाँ पे उसको ऐसा लगता है जैसे एक फिल्मी सीन चल रहा हो, जैसे एक फिल्म के अंदर जब कोई भाई बिछड़ते हैं तो गाना चलता है और जब भाई मिलते हैं तो सेम सॉन्ग चलता है। तो ये वही बताया है, लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन दैट वॉज हीज नेम, उसका नाम क्या था, स्टेफन स्पेंडर था, और जो कि विजिटर था और जो इस द एनकाउंटर का राइटर था। और आफ्टर ईयर्स लेटर, कुछ समय के बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जिमनी स्टूडियो, जब उसने जिमनी स्टूडियो अशोकामित्रन ने छोड़ दिया था, आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, अब उसके पास टाइम तो बहुत था अशोकामित्रन के पास, बट पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड बाय अटेंशन, हर वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करती थी जो कम पैसों की हो। ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, तो जो मद्रास का जो माउंट रोड पोस्ट ऑफिस है उसके सामने का जो फुटपाथ है वहाँ पे देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स ऑफ द 50 पैसे ईच, तो वहाँ पे क्या लगी थी, एक मतलब पूरा ढेर लगा हुआ था न्यू बुक्स का, 50 पैसे में, सारे की सारे सेम प्राइस में उस टाइम पे सेल हो रही थी। तो उसको ये बहुत अट्रैक्टिव लगा कि इतने कम प्राइस में सेल हो रही है। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर, एलिगेंट पेपर बैक मीन्स यानी जो एक कवर पेज होता है, जैसे अभी आपका बुक का कवर पेज है वो सॉफ्ट है, एक हार्ड पेज होता है, सॉफ्ट होता है। एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन में से बना हुआ यानी उनका ओरिजिन पेज, और सॉफ्ट पेज वो उस बुक के आगे लगा हुआ था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशंस इन द कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, और रशियन रेवोल्यूशन की 50 एनिवर्सरी पर ये एडिशन जो है लो प्राइस पे सेल हो रहा था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, मैंने पैसे दिए और वो कॉपी वहाँ से उठाई, और वो कॉपी थी जो उठाई द गॉड दैट फेल्ड उसका नाम था, और इसमें 6 एमिनेंट मैन ऑफ राइटर्स थे एंड 6 सेपरेट ऐसे डिस्क्राइब, 6 मैन यानी जो फेमस राइटर थे, मैन्स ऑफ राइटर जो राइटर ऑलरेडी थे, ये 6 राइटर फेमस थे और इन्होंने सेपरेट इस बुक के अंदर अपने अपने ऐसे लिखे थे, और उनकी जो जर्नी थी कम्युनिज्म से लेकर डिसइल्यूजन तक वो उन्होंने उसके अंदर डिस्क्राइब करा है कि कैसे वो खुद कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और वापस वहाँ से आते हैं। डिसइल्यूजन यानी किस तरीके से वो अपने आप को वहाँ से वापस लेके आते हैं, यानी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है यानी जो वायलेंस की आइडियोलॉजी है वो कितनी गलत है, और वहाँ से अपने आप को लेके आना, डिसइल्यूजन यानी हम वहाँ से लौट कर आए हैं। तो ये एक्सपीरियंस इन 6 फेमस राइटर्स ने अपने एस्से में डिस्क्राइब करा है। इनके नाम है एंड्रे गाइड बोल सकते हैं, रिचर्ड राइट एंड इग्नाजियो सिलोन, आर्थर और कॉस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्प्लेंडर्स एंड सडनली द बुक एज्यूम ट्रीमेंडियस। जब वो लास्ट का नाम पढ़ते हैं स्टेफन स्पेंडर, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लॉट ऑफ ट्रीमेंडियस सिग्निफिकेंस, अचानक से उसके लिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एंड स्टेफन स्पेंडर तो वही है द पोएट हु हैड विजिट जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियो आया था, और एनकाउंटर बुक जो थी उसका एडिटर था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हैजी इल्यूमिनेशन यानी जो अभी तक उसके माइंड, अचानक से अब ये सब जान के उसको जब उसने राइटर का नाम पढ़ा तो जो उसके मन में अभी तक मिस्ट्री थी, हैजी यानी होता है अनक्लियर, इल्यूमिनेशन यानी जो लाइट, तो जो अनक्लियर लाइट थी, डार्कनेस थी उसके मन में, मिस्ट्री थी, वो लिटअप हो गई, यानी अचानक से एक दिमाग में बत्ती सी जागी, उसको एक आइडिया सा आ गया और उसके जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो गई।
कि जो वो विजिटर कौन था और वो क्यों आया था। तो रिएक्शन उसका ये था, स्टीफन स्पिंडर था जो जेमिनी स्टूडियो आया था, वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, अब ये मिस्ट्री नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल गए थे। कि अभी तक जो समझ नहीं आ रहा था कि भाई पोएट क्यों आया था और क्यों उसने वहाँ पे एज अ पोएट होते हुए भी वहाँ पे उस फिल्म स्टूडियो में उसका क्या काम था। तो बॉस ऑफ द जिमनी स्टूडियो में नॉट हैव अ मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोएट्री, उसको स्पेंडर की पोएट्री से जिमनी स्टूडियो के बॉस को कोई लेना देना नहीं था, ना ही उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, बट जो ये बुक है गॉड दैट फेल्ड, अब ये मिस्ट्री नहीं थी और अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी और उसको समझ आ चुका था अशोकामित्रन को। तो यही इस में लास्ट में यही है। और किस तरीके से यहाँ पे अशोकामित्रन बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, पूरा अपना एक एक्सप्लेनेशन, वहाँ स्टूडियो का एक्सपीरियंस बताया गया है इसके अंदर। और यहीं पे ये हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।